ये के किस मान के लिए समीकरण निकाय के एक्स माइनस 5/2 और 6x प्लस 2/7 एक अद्वितीय हल है और एक कोई हल नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन के लिए हल करना है। छत्तीसगढ़ 2022 में ABC तीनों सेट में पूछा गया था। चलिए इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल का सूत्र, ठीक ना, शर्त क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। और उससे पहले जो दो समीकरण लिखा हुआ है इसको नोट कर लेते हैं। के एक्स माइनस 5y = 2 लिखा हुआ है और एक जगह लिखा हुआ है 6x प्लस 2y = 7। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं कि यहाँ पे a का मान कितना है, a1 का मान k है, फिर b1 का मान कितना है -5 है और c1 का मान कितना है यहाँ पे 2 है। पहला लाइन में देख के a1 b1 c1, ठीक है, a1 b1 c1 ऐसा नोट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा लाइन में। दूसरा समीकरण में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a2 मतलब 6, b2 मतलब यहाँ पे 2 और c2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक ना। यहाँ पे x के सामने दूसरा समीकरण है इसलिए a2 और यहाँ पे y के सामने b2 और आखिरी में c2। तो इस प्रकार से आप लोग जानते हुए सब, तो ये ABC का मान ज्ञात कर लिए। अद्वितीय हल के लिए हम लोग पता करेंगे, इसलिए अद्वितीय हल का कंडीशन क्या है, a1 a2 नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाता है b1 b2। अब यहाँ पे देखिए ये कंडीशन हम लोग को मालूम है पहले से, तो इस कंडीशन में हम लोग मान रखेंगे, ठीक ना। अब हम लोग इस समीकरण में अगर मान रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमको देखिए क्या प्राप्त होगा। इसका मान अगर हम लोग रखेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा a1 का मान कितना है, देखिए यहाँ पे k है तो यहाँ पे लिखेंगे k, ठीक है, यहाँ पे k लिख देंगे। बटे में देखिए a2 का मान कितना दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग बटे के नीचे 6 लिखेंगे। फिर नॉट इक्वल्स टू का निशान होगा और b1 b2, b1 का मान कितना है देखिए यहाँ पे -5 तो यहाँ पे हो जाएगा -5 और b2 का मान कितना दिख रहा है देखिए खाली 2 दिख रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद हम लोग इसको तिर्यक गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना, तिर्यक गुना करेंगे मतलब इस 6 को देखिए 6 बटे के नीचे है। सिंपल जैसे हम लोग हल करते हैं परिमेय संख्या को, तो k = 6 इधर भाग में, इधर जाके क्या हो जाएगा, इन दोनों के साथ गुना में हो जाएगा 6 और यहाँ पे नॉट इक्वल्स का नॉट इक्वल्स 2 रहेगा। यहाँ पे 2 से हम लोग 6 को भाग देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचेगा आपका 3 और इस प्रकार से k = कितना प्राप्त हुआ -15। तो ये अद्वितीय हल के लिए हम लोग हल किए तो k का मान कितना प्राप्त हुआ -15 हमको प्राप्त हुआ है। चलिए अब इसका दूसरा पोर्शन जो है कोई हल नहीं है के लिए भी हल करके हमको बताना है। तो कोई हल नहीं है इसके लिए हल करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन आप लोग को मालूम ही है क्या होना चाहिए, a1 a2 = b1 b2, लेकिन यहाँ पे c1 c2 क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है तो इसलिए हम लोग नहीं का निशान दिए। इसमें भी पूरा देख देख के मान बिठाएंगे तो डायरेक्ट हम लोग मान बिठा देते। देखिए a1 का मान k है, a2 का मान 6 है, फिर = b1 का मान -5 है और b2 का मान 2 है, c1 का मान 2 है और c2 का मान 7 है, नोट कर दिए। और बीच में नॉट इक्वल्स का नॉट इक्वल्स 2 होगा। ये हम लोग दूसरा प्रश्न के लिए देख रहे हैं जिसमें बोला है कि कोई हल ना हो के लिए हल कीजिए, इसके लिए देख रहे हैं। और ये हम लोग जो हल किए थे ये कौन सा पॉइंट था, पहला पॉइंट के लिए था। अब ये दूसरा पॉइंट के लिए यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सबसे पहले जो काम है देखिए इसको छोड़ दीजिए, खाली आप इन दोनों को हल कीजिए, ठीक ना। तो इन दोनों को जैसे ही मैं हल करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा देखिए k/6 = -5/2 को हल करके चलेंगे। यहाँ से k = 6 को पक्षांतर कर देंगे, ये भाग में है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -5/2 के साथ गुना में हो जाएगा। यहाँ से 2 के साथ 6 को भाग देंगे, 3 बचेगा तो k = कितना हुआ -5 × 3 और k का मान कितना प्राप्त होगा -15। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि अद्वितीय हल के लिए k का मान -15 होगा, ठीक ना। तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, अगर k की जगह -15 रखेंगे तो कोई भी हल हमको प्राप्त नहीं होगा। और अद्वितीय हल कब नहीं होगा, जब k = -15 रखेंगे। तो ये दोनों कंडीशन को हम लोग नोट कर दिए, बहुत आसान था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अभी जो हम लोग क्वेश्चन हल करने वाले हैं इसमें देखिए लिखा हुआ है चौथा नंबर क्वेश्चन में, एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियां तथा 2 मेजों को 1200 रुपये में खरीदा, 2 कुर्सियां तथा 3 मेजों को फिर 1550 रुपये में खरीदा। रुपए चुकाई तब एक कुर्सी तथा एक मेज का कीमत पता करना है। तो एक एक का मालूम करना है, पता करना है रेट। हमको मालूम नहीं कि किसका कीमत कितना है तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे मान के चलना पड़ेगा। माना कि जो सबसे पहले कुर्सियाँ खरीदी तो इस कुर्सियों का रेट, ठीक ना, कुर्सियों का मूल्य कितना रुपए है, x रुपये है, मान लेते हैं x रुपये है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक ना। अब कितना है हमको मालूम तो है नहीं। तथा हम लोग यहाँ पे जो मेज है, मेजों का मूल्य कितना मान लेते हैं, मेजों का मूल्य मान लेते हैं y। तो यहाँ पे हम लोग x और y इस प्रकार से मान लिए। मानने के बाद देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रश्नानुसार हमको समीकरण बनाना है, क्योंकि इस लेसन का नाम ही है 2 चरों का रैखिक समीकरण। तो समीकरण बनाएंगे। अब देखिए एक लाइन पढ़िए, एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियाँ 2 मेज 1200 रुपये में खरीदा।
3 कुर्सियाँ, तो खाली 3 नहीं लिख सकते हम लोग, 3 कुर्सियाँ 2 मेज, तो 3 और 2 मेज बराबर कितना रुपए में, 1200 रुपये में। ऐसा करेंगे तो हल नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो कुर्सियों को हम लोग एक्स माने हैं ना, तो ये 3 कुर्सी के साथ 3x हो जाएगा और 2 मेजों के साथ 2y हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक देखिए रैखिक समीकरण बन चुका है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये प्रश्न को पढ़ के ही समझ में आ रहा है, इसलिए प्रश्न अनुसार लिखा। तथा दूसरे तरफ देखिए क्या लिखा है, 2 कुर्सियाँ तथा 3 मेजों की कीमत 1550 रुपये। अब यहाँ पे 2 कुर्सियाँ और 3 मेज बोले, तो 2 धन 3 बराबर कितना हो गया, 1550। और ऐसा रहने से तो हल नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 कुर्सियों को क्या माने हैं हम लोग, कुर्सियों को देखिए x माने हैं, x मूल्य, तो यहाँ पे 2 के साथ x मूल्य जुड़ जाएगा, गुना हो जाएगा, और मेजों के मूल्य को y माने हैं, तो यहाँ पे 3y हो जाएगा बराबर 1550। अब ये समीकरण बन चुका है, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, अब हल करेंगे। तो चलिए इन दोनों को हल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो विलोपन विधि का उपयोग कर सकते हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर सकते हैं। मेरे को सबसे अच्छा विलोपन विधि लगता है, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 और 2 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए 3x है, यहाँ पे 2x है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 2y है, यहाँ पे 3y है। कोई भी चीज़ एक समान नहीं है, विलोपन विधि का नियम है कोई भी चीज़ एक समान होना चाहिए, तो एक समान नहीं है। तो एक समान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक समान बनाने के लिए समीकरण 1 में देखिए 3 है ना, तो समीकरण 1 और 2 को देखिए, इन दोनों में एक के सामने 3 है, एक के सामने 2 है, तो समीकरण 1 में 2 का गुना कर दीजिए, 2 का, तथा समीकरण 2 में 3 का गुना कर दीजिए, समीकरण 2 में 3 का गुना कर देंगे, ठीक ना। ऐसा गुना हम लोग क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है, ठीक ना, गुना करके हम लोग लिखेंगे इसको घटाने पर, ठीक ना, क्योंकि दोनों एक समान हो जाएगा गुना करने से, और उसके बाद घटा देंगे, क्योंकि विलोपन विधि में हम लोग एक समान चीज़ को हमेशा घटा के जोड़ के काटते हैं, काटने का लिए उसका उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है, अगर 3x के साथ इस 2 का गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6x, और इस 2x के साथ अगर 3 का गुना कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 6x। बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग इसको आपस में क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 2 का तथा 2 में 3 का गुना कर रहे हैं। तो समीकरण इस प्रकार से जो लिखे हैं, तो 1 में देखिए 3x के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x, तो यहाँ पे नोट करेंगे 6x, प्लस फिर 2 के साथ 3 का गुना करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुना, तो 3 के साथ गुना कर दिए 2 का, तो हो गया 6x, उसके बाद 2 के साथ 2 का गुना कर दिए तो हो जाएगा कितना, 4x, 4y, और 1200 के साथ अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का गुना करेंगे तो 2400। उसी प्रकार समीकरण 2 में भी हम लोग किसका गुना करेंगे, सभी के साथ 3 का गुना, तो 3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x, फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस, फिर इसके 3 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 9y, और उसके बाद 1550 के साथ अगर हम लोग 3 का गुना कर देंगे, 3 1500 के 4500, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाए 4650, तो यहाँ पे नोट करेंगे 4650, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक समान बनाने के बाद हम लोग देखते हैं कि कोई एक कटना चाहिए। यहाँ पे 6x एक समान है, लेकिन यहाँ पे देखिए 4y और 9y एक समान नहीं है, तो इसलिए घटाने से हमको होगा, इसलिए हम लोग घटाने से लिखे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, दोनों आपस में कैंसिल हो गया। 9y में से 4y माइनस हुआ तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा -5y, और यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस। 4650 में 2400 अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको घटा के देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, 2250, और माइनस का माइनस होगा, दोनों माइनस आपस में कैंसिल। उसके बाद खाली क्या बचा, y = 5 को पक्षांतर करेंगे, 2250 के इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 2250 को तो हम लोग अगर भाग दे देंगे, तो हम लोग जानते हैं कि 2250 को अगर 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 450। इसको अलग से भाग दे के आप देख सकते हैं, तो y का मान कितना मिला, 450 मिला। इस y के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण, ठीक ना। चलिए यहाँ पे ही हल कर लेते हैं। तो इस y के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं समीकरण 1 में y का मान, ठीक ना, y का मान कितना है, y का मान 450 है, उतना रखने पर, तो y का मान रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, समीकरण 1 हमारा ये बना था 3x + 2y 1200, ठीक ना, 3x + 2y 1200 हमारा समीकरण 1 था। तो इस समीकरण में हम लोग y की जगह कितना रखेंगे, 450, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 2 और y की जगह रख देंगे 450 = हो जाएगा 1200। और उसके बाद इसको आगे हल करेंगे तो 3x 450 को 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 450, 450 कितना होता है, 900 होता है, तो यहाँ पे 900 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1200। फिर 3x 900 को पक्षांतर कर देंगे, 1200 के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -900, 1200 से 900 घटाएंगे तो बचेगा 300, और यहाँ पे 3x बचा, तो x = कितना हो जाएगा, 300 बटे यहाँ पे 3 हो जाएगा।
300 100 के कितना होता है आपका 300, ठीक ना। तो यहाँ पे x का मान हमको बहुत आसानी से कितना प्राप्त हो गया है, 100 प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए खाली x को क्या माने थे, खाली x को कुर्सी माने थे, तो कुर्सी का मूल्य कितना हो गया 100 रुपये, और y को हम लोग क्या माने थे, मेज माने थे, तो ये हो गया कितना 450 रुपये। तो इस प्रकार से ये हो गया कुर्सियों का मूल्य, ठीक ना, कुर्सियों का मूल्य, कुर्सी का मूल्य लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया कुर्सी का मूल्य और ये हो गया मेजों का मूल्य। तो बहुत हो गया आसान, देखिए इस प्रकार से आप पूरे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्री की आयु की तिगुनी थी और 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्री की आयु की दुगनी हो जाएगी, मेरे व मेरे पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वर्तमान आयु पता करना है, इसलिए हम लोग वर्तमान आयु को मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल और उसके बाद इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि मेरी आयु, ठीक ना, माना कि मेरी आयु कितना है x, तथा यहाँ पे पुत्र का आयु कितना है, पुत्र की आयु y मान लेते हैं, ठीक ना, पुत्र की आयु y है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न अनुसार यहाँ पे देखेंगे क्या क्या लिखा है, उसके अनुसार हल करेंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्री की आयु की तिगुनी थी लिखा है। तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु अगर x है तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पीछे जाना है, तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे नोट कर दूंगा मैं 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, ठीक ना। तो मेरी आयु कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरी आयु x माइनस 5, इतना वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। और 5 वर्ष पूर्व मेरी पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे नोट करूंगा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व यहाँ पे पुत्र की आयु कितना हो जाएगा y माइनस 5, मतलब 5 साल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग घटा के लिखे y माइनस 5। क्योंकि वर्तमान में आयु मालूम नहीं है तो x मान लिए, तो x में 5 वर्ष पहले जाएंगे तो x 5 माइनस करेंगे, वैसे y में क्या कर दिया 5 माइनस कर दिया। तो हमको दोनों का आयु इतना इतना प्राप्त हुआ। वो बोले कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्री की आयु की तिगुनी थी। तो यहाँ पे मेरी आयु कितना थी, मेरे पुत्री की आयु की तिगुनी। तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक ना, अब यहाँ पे लिख सकते हैं मेरी आयु x माइनस 5 है, मेरी पुत्री की आयु कितना है y माइनस 5। तो यहाँ पे पुत्र की आयु के साथ 3 का गुना कर देंगे, क्योंकि मेरी आयु जो है मेरे पुत्री की आयु की 3 गुना ज़्यादा है। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए हम लोग कैसे नोट करते हैं गणित में, x का मान 2, तो x का मान 2 x के साइड में नोट नहीं करते, हमेशा x के दूसरी तरफ नोट करते हैं। वैसे ही मेरी आयु अगर ज़्यादा है तो मैं मेरी आयु के दूसरी तरफ नोट करूँगा, समझ में आ गया ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिए, मेरी आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी ज़्यादा है तो पुत्र की आयु में 3 का गुना कर दिए हैं। बहुत सिंपल सा चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हल करेंगे। तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 3y माइनस 3 पंजे 15। दोनों को इस तरह पक्षांतर करके ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 5 माइनस 3y। यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा, देखिए कितना प्राप्त होगा, प्लस 15 बराबर 0, और x माइनस 3y और 15 और 5 को आपस में हल करेंगे तो यहाँ पे 10 प्राप्त होगा, तो लिख सकते हैं माइनस 10 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये हो गया समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमको 2 समीकरण बनाना है फिर हल करना है। फिर हम लोग इसमें आगे देखिए लिखा हुआ है 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु। तो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, तो 10 वर्ष पश्चात, ठीक ना, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु। तो यहाँ पे लिख दूंगा मेरी आयु। अब मेरी आयु कितना हो जाएगा, देखिए 10 साल बाद, अभी अगर 10 साल है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा। तो वैसे ही मेरी वर्तमान आयु x है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक ना। और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, तो पुत्र की आयु, ठीक ना, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु इतना और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा y प्लस 10, क्योंकि मेरी आयु बढ़ेगा पुत्र की आयु भी तो बढ़ेगा ना। तो इस प्रकार से 10 वर्ष नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर हम लोग प्रश्नानुसार इन दोनों को क्या लिखा है, देखिए 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्री की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो सेम कंडीशन, तो फिर हम लोग लिखेंगे x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, और 2 का गुना किसके साथ करेंगे, पुत्री की आयु के साथ करेंगे, क्योंकि मेरी आयु कहाँ लिखेंगे, मेरी आयु कहाँ दिखेगा, दूसरी तरफ दिखेगा ना। जैसे x का मान कहाँ दिख रहा है 5, दूसरी तरफ दिख रहा है, वैसे ही दूसरी तरफ दिखना चाहिए। तो मेरी आयु 2 गुनी ज़्यादा है तो दूसरी तरफ दिखना चाहिए, ठीक ना। इस प्रकार से मैं दूसरी तरफ कर दिया। यहाँ से भी सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू, यहाँ से, ठीक ना, यहाँ पे 2 गुनी ज़्यादा थी तो यहाँ पे 2 के साथ गुना होकर 2y प्लस 20 हो जाएगा। दोनों को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो हो जाएगा x, ये 2y इधर आके माइनस 2y हो जाएगा, इधर पहले से 10 था, ये 20 इधर आके हो जाएगा, ठीक ना, 10 के साथ क्या हो जाएगा 20 आपस में घट जाएगा, बराबर 0 बचेगा। तो x माइनस क्या हो जाएगा 2y माइनस 10 बचेगा, बराबर 0 का 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2।
अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 2 और समीकरण 1 को, तो आप लोग देखेंगे कि दोनों में x एक समान है, इसलिए हम लोग समीकरण 1 द्वारा 2 को क्या करते हैं, घटा देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर लिखेंगे, तो जैसे ही इन दोनों को हम लोग घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे x और x एक समान है, इसलिए समीकरण 1 या 2 पे कुछ गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, खाली हम लोग घटाएंगे। तो समीकरण 1 लिख लीजिए, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। समीकरण 1 और 2 आप लोग को दिख ही रहा है, यहाँ पे समीकरण लिख के भी रखा हूँ, यहाँ पे 1 लिख के रखा हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हैं 2 लिख के रखा हूँ, समीकरण 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे 3y में से 2y माइनस होगा तो 1y बचेगा, वो भी माइनस में, क्योंकि 3 बड़ी संख्या है। और यहाँ पे 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो प्लस 20 बराबर 0। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि माइनस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 20 इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 20, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान कितना बचेगा, 20। तो y का मान कितना आ गया, 20 आ गया। इस मान को हम लोग समीकरण 1 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो चलिए रख देते हैं। तो समीकरण 1 में y इक्वल टू 20 रखने पर नोट कर देते हैं। तो जैसे हम लोग समीकरण 1 में 20 रखेंगे, तो समीकरण 1 आपको दिख ही रहा है, इस समीकरण में जैसे मान रखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3, वाई का जगह कितना रखना है, 20 प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x 3 20 के 60 प्लस 10 और इक्वल टू 0। x 60 में 50 10 घटेगा तो माइनस 50 बचेगा बराबर 0। x का मान पता करने के लिए हम लोग इसको पक्षांतर कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है, पक्षांतर करने से प्लस हो गया। तो हमको पता चल गया है कि देखिए मेरी आयु को क्या माना था, मैं x माना था, तो मेरी आयु कितना हो जाएगा, मेरी आयु को x माना था और x का मान कितना आया, 50। और पुत्र की आयु को क्या माना था, पुत्र की आयु को क्या माना, पुत्र की आयु को y माना था और y का मान कितना आया, 20 आया। तो ये सब वर्तमान आयु है, ठीक ना, वर्तमान आयु यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है, ये सब वर्तमान आयु था। तो दोनों का वर्तमान आयु हमको प्राप्त हो गया बहुत आसानी से। देखिए हमारा इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए इसके बाद हम लोग अभी तक जितना क्वेश्चन देखे इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।